हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग ऊष्मा चैप्टर को क्लास 7-8 के अनुसार डीप में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और अगर इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक कि ऊष्मा क्या होता है। व्हाट इज हीट। हीट डिफाइन करना सीखेंगे। हीट क्या है, इसका डिफिनीशन जानेंगे। तो सबसे पहले जो है कि ऊष्मा जो है से एक ऊर्जा है जो गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि गर्म वस्तु से कहाँ जाती है? ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। समझ गए? क्या परिभाषा देना है कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि गर्म वस्तु से ठंड वस्तु तक जाती है। जैसा एग्जाम्पल के लिए हम बता दिए कि दो ठो कोई पदार्थ है, पदार्थ ए और पदार्थ बी, इसका नामकरण भी कर दिए। इसका अगर तापमान मान लीजिए कि ऊष्मा जो है से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 40 डिग्री कुछ है और इसका 20 डिग्री कुछ है, तो क्या होगा कि जिसका ज़्यादा तापमान है वह ज़्यादा तापमान कम की ओर जाएगा, प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगा, यानी गर्म से ठंडा की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊष्मा का परिभाषा आप लोग जान गए कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक के बारे में हम जानेंगे कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का जो मात्रक है जूल है। आखिर ऊष्मा को किस में मापते हैं? तो ऊष्मा को जूल में मापते हैं। ठीक है, समझ गए? फिर आगे है कि जब हम किसी वस्तु को छूते हैं और वह गर्म लगती है तो हम तो वह हमें ऊष्मा दे रही होती है। क्या बोला? कि जब हम किसी वस्तु को छूते हैं और वह गर्म लगती है तो वह हमें क्या प्रदान करती है? तो ऊष्मा प्रदान कर रही होती है, यानी दे रही होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात कुछ ऊष्मा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ऊष्मा जो है सो एक ऊर्जा का ही रूप है, यानी ऊष्मा इक्वल टू ऊर्जा। इसके लिए क्या बोला जाएगा? तो ऊष्मा है से एक प्रकार का ऊर्जा है, और जो ऊष्मा का मात्रक यानी जूल होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है, जूल। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। ऊष्मा और तापमान में थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा। ऊष्मा जो है से एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर जाता है, और तापमान जो है, टेम्परेचर जो है से गर्मी या ठंडक की मात्रा होती है। क्या होती है? गर्मी या ठंडक की मात्रा। आगे भी हम लोग टेम्परेचर को समझेंगे कि टेम्परेचर क्या है, इसका डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। तो आप लोग आगे बने रहिए। फिर अगला टॉपिक है अपना कि ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या है। ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या है? तो एक एक अंतर दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। तो ऊष्मा जो है से ऊर्जा का एक रूप है, और वहीं जो तापमान है से गर्मी और ठंडक की मात्रा को बतलाता है। क्या? गर्मी और ठंडक की मात्रा को बतलाता है कौन? तापमान। और ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, अब आगे ऊष्मा जो है से जूल में मापी जाती है। ऊष्मा जूल में मापी जाती है, और जो तापमान है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन वगैरह में मापी जाती है। समझ गए? और तीसरा जो है से ऊष्मा जो है से बहती है, पर तापमान नहीं बहती है। ठीक है, और चौथा है कि ऊष्मा जो है से अधिक या कम हो सकती है, पर तापमान का मान निश्चित मान होता है। क्या होता है? निश्चित मान होता है। समझ गए? ऊष्मा को हम कम या बेशी कर सकते हैं, पर तापमान का जो मान होता है से निश्चित होता है। समझ गए? ऊष्मा और तापमान में चार चार ठो अंतर दिया हुआ है। अगर 5 नंबर में आपसे पूछे, फिर भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, 5 नंबर में पूछे फिर भी, 2 नंबर में पूछे फिर भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, फिर चलेंगे आगे। आगे है कि तापमान क्या है, स्पेशली दे दिया है कि तापमान क्या है। तो किसी वस्तु की गर्माहट यानी गर्मी या ठंडक की माप को ही तापमान कहते हैं। जैसा कि हम बताएं कि तापमान जो है से एक मात्रा है। किसकी मात्रा है? तो गर्मी या ठंडी की एक मात्रा है। ठीक है, और तापमान बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है। समझ गए? तापमान क्या बताता है? तापमान के मात्रक हैं जो कि डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों किसका मात्रक है? तो तापमान का मात्रक है। ठीक है, एक और याद रखिएगा यहाँ पर, तापमान मापने वाले यंत्र को तापमापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमान मापने वाले यंत्र को तापमापी बोलते हैं।
और तापमापी को इंग्लिश में थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। कोई थर्मोमीटर, कोई थर्मामीटर बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और तापमापी जो है अपना से दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोला जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर लोग क्लिनिक में करते हैं, चाहे पेशेंट को देखने के लिए करते हैं। और जो दूसरा तापमापी है से प्रयोगशाला तापमापी है, प्रयोगशाला थर्मामीटर है। समझ गया? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है कि ताप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो थर्मामीटर कहते हैं या तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर या तापमापी, दोनों सेम ही नाम है, ठीक है। तो ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। तो आगे है कि जो तापमापी जो होता है से दो प्रकार का होता है, यानी थर्मामीटर दो प्रकार का होता है। पहला क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर इसको डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग कि क्या बोलते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं, क्लिनिक में किया जाता है, ठीक है। तो मानव शरीर का ताप मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है, इसका सीमा जो होता है, निम्नतम 35 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस। इसका पूछेगा आपसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज क्या होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ एक और पॉइंट जो दिया गया है कि सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जो डॉक्टर लोग बताते हैं जो डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग का बुखार बताते हैं, बहुत कम जो डॉक्टर हैं डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा डॉक्टर लोग से कि हमारा जो भी शरीर का तापमान है, जो बुखार वगैरह है, कि 97 बताता है, चाहे 98 बताता है, चाहे कोई पॉइंट में बताता है, तो उस सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में है। डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं होगा उतना, उतना होता है फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। फिर बोला है कि यह जो तापमापी है डॉक्टरी, इसमें किंक यानी मोड़ होता है जिससे पारा वापस नहीं जाता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर में एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी के टाइम ना, पुराना टाइम वाला जो है उसमें पारा भरा जाता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है, और इसी कारण लोग बोलते हैं कि हमारा पारा चढ़ गया, ठीक है। आगे है बी, दूसरा। दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी। तो वैसा तापमापी जिसका उपयोग प्रयोगशाला में वस्तुओं या द्रव का तापमान मापने के लिए करते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर कहा जाता है, ठीक है। और इसमें किंक नहीं होता है, सीमा उससे थोड़ी अधिक होती है। बस आप लोग से अंतर पूछे तो आप लोग अंतर भी बता सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो तापमान में वृद्धि। तो कोई भी वस्तु को अगर हम ऊष्मा देंगे तो उसका जो तापमान है से बढ़ जाता है। क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। आप किसी भी वस्तु को अगर ऊष्मा दीजिएगा तो ऊष्मा का मतलब हीट दे रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऊर्जा दीजिएगा तो उसका तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर तापमान ऊष्मा उससे कम कर दीजिएगा तो तापमान घट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है प्रसार, एक्सपेंशन, ठीक है। प्रसार, तो गर्म करने पर वस्तुएं जो है से फैल जाती है। क्या होती है? उनका जो कण है, वस्तुओं का जो भी पदार्थ है उसका कण जो है से दूर दूर भाग जाता है। क्या होता है? दूर दूर यानी फैलने का काम करता है। और ठंडा करने पर वस्तुएं सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है। समझ गए? सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है। उदाहरण के स्वरूप में दिया गया है कि रेल की पटरियों में जगह छोड़ी जाती है, ठीक है। अब बिजली के तार ढीले लगाए जाते हैं इसी कारण से, ठीक है। फिर आगे है अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। आप लोग जानते हैं उष्मा से ठोस, ठोस ठोस को अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव बन जाएगा, और द्रव से फिर गैस बन जाएगा, ठीक है। गैस से फिर द्रव भी बन जाएगा और द्रव से ठोस भी बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल में दिया गया है, बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ ठोस होता है, इसको गर्म करेंगे तो पानी हो जाएगा, और पानी को गर्म करेंगे तो भाप हो जाएगा, भाप को ठंडा करेंगे तो पानी आज हो जाएगा, पानी को और ठंडा करेंगे तो बर्फ हो जाएगा। यही प्रोसेस है किसका? ऊष्मा का प्रभाव, यह सब है, ठीक है। तीन ठो ऊष्मा का प्रभाव हम बताएं, तीनों को देख लीजिएगा। और लास्ट जो है सबसे अंतिम इसका जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी संचरण, स्थानांतरण भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है, ठीक है।
तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसको ही बोला जाता है ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर बोला जाता है, हीट का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ऊष्मा जो है से 3 तरीकों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तीनों तरीका कौन कौन है? तो पहला तरीका जो है से चालन है, दूसरा तरीका संवहन है और तीसरा तरीका विकिरण है। कौन सा तरीका है? तीसरा विकिरण। याद रखिएगा तीनों तरीका आप लोग, ठीक है। तो तीनों को अब हम चलिए देखते हैं तीनों तरीका कैसे काम करता है। पहला जो तरीका है तो चालन जो है से ठोस पदार्थ में केवल होता है। क्या बोलना है? कि वैसा प्रक्रम जो केवल ठोस पदार्थ में होता है। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण, इसमें कण अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। जैसे रॉड हो गया, तो यहाँ इसको यहाँ गर्म किए हैं तो एकाएक यहाँ पर आ जाएगा, चाहे गर्म करते करते आ जाएगा, इसको ही चालन कहेंगे। उदाहरण के लिए दिया गया है धातुएं वगैरह, ये सब अच्छे चालक होते हैं, इनमें यह होता है, ठीक है। लोहे की छड़ का को गर्म करना, ठीक है। दूसरा है संवहन। क्या है? संवहन। तो संवहन जो है से द्रव और गैसों में होता है। पूछे आपसे कि चालन किस में होता है, पदार्थ की कौन सा अवस्था में चालन होता है, तो ठोस में बोलना है। और संवहन वही क्या बोलना है? द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण यानी स्थानांतरण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। गर्म द्रव ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है, जैसे पानी का उबलना, ठीक है, उदाहरण है। और तीसरा विकिरण जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है विकिरण, कि विकिरण यानी रेडिएशन वैसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बिना माध्यम के होता है, उसको ही विकिरण बोला जाता है, रेडिएशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के माध्यम से आती है और यह सबसे तेज तरीका है। कौन? विकिरण जो है तो सबसे तेज तरीका। और एक तो एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं आप लोग के, कि जो हम लोग को आग का हीट जो है, हम लोग आग तापते हैं तो उसका महसूस भी हमको विकिरण के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा यानी रेडिएशन के द्वारा ही होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे एक आठ पॉइंट है, ऊष्मा के अच्छे और खराब चालक के बारे में बात करेंगे। तो ऊष्मा के अच्छे चालक जो है उनको सुचालक बोला जाता है, चालक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने देते हैं उनको बोला जाता है ऊष्मा का चालक। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। और कुचालक सेम ऑपोजिट हो जाएगा, जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाने जाते हैं ठोस में, उनको कुचालक बोला जाता है। जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऊन वगैरह, ये सब डायरेक्टली जल जाता है, ठीक है। इसलिए इसलिए खाना पकाने के बर्तनों में धातु और हैंडल में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। समझ गया है? क्योंकि धातु वगैरह जो है से वे लोग ऊष्मा का संचरण होने देता है, पर प्लास्टिक का जो हैंडल या लकड़ी का जो हैंडल हो गया, चाहे रबड़ का जो हो गया, या ऊष्मा का संचरण नहीं होने देता है, जिसके कारण इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और आगे एक क्वेश्चन है कि ऊन के कपड़े सर्दी में क्यों गर्म रहते हैं? तो ऊन के रेशों में हवा फंसी रहती है और हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने देती है, जिस कारण ऊन के कपड़े सर्दी में गर्म रखते हैं, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक है अपना, कि दैनिक जीवन में ऊष्मा का उपयोग कहाँ होता है। आखिर हम ऊष्मा पढ़ रहे हैं तो इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में तो सब कोई जानता है। खाना बनाने में, शरीर को गर्म रखने में, इंजन चलाने में और बिजली उत्पादन इत्यादि और भी उद्योग में हो जाएगा, यहाँ सब में ऊष्मा का उपयोग होता है। तो चलिए अगर इसका नोट्स लेना होगा आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर अगर इससे पहले आप लोग पादपों में पोषण चैप्टर को नहीं देखे हैं तो वीडियो डल चुका है, आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को बंद करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।